हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि हम केवल अब बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 से अध्याय 3 के प्रश्न को, जिसका नाम है विद्युत धारा। अर्थात बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित इस चैप्टर के अंदर, वो याद रखें स्टूडेंट, एनसीईआरटी वाली बुक से मैं सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस अध्याय 3 से, जिसका नाम है विद्युत धारा, जितने बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे आज की वीडियो लेक्चर में उनको डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए, एनसीईआरटी वाली बुक से पेज नंबर 127, ठीक है स्टूडेंट। और पहला सवाल हम डिस्कस करेंगे तो ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके आगे के सवाल। हम पहले सवाल को डिस्कस करेंगे और पहला सवाल है भी सही, कई बार एग्जाम में पूछे भी गया है। इसमें कहा गया है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स यानी ई का मान दे रखा है आपको। ई बराबर दिया स्टैंड, देखिए, यानी ई का मान है आपका, ई बराबर आपको दे रखा स्टैंड 12 वोल्ट। कितना दे रखा स्टैंड? 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कहा यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 0.4 ओम, यानी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 0.4 ओम, ठीक है स्टैंड। अब तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, यानी बैटरी से ली जाने वाली मैक्सिमम करंट क्या होगी। चलिए, यानी आपसे आई का मान पूछा है, आई का मान आपसे पूछा गया स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी थ्योरी में मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी तो इसमें एक फार्मूला आया था। देखिए वो फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है, देखिए आई इज इक्वल टू कैपिटल ई यानी विद्युत वाहक बल और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वो फार्मूला था जो मैंने इस चैप्टर की आपकी थ्योरी पढ़ाई थी, अर्थात लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा, ठीक है स्टूडेंट। जब मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तब ये मैंने आपको डायग्राम में जब ये आपका फार्मूला आपको प्रूव कराया था स्टूडेंट, ठीक है। और इसके आधार पर हमने एक सूत्र भी निकाला था जिसका नाम था B = E - IR। तो मेन फार्मूला स्टूडेंट ये है, तो याद रखें इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसपे सवाल बनने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें E का मान पता है, ठीक है, आर का मान भी पता है, स्मॉल आर का मान भी पता है, लेकिन कैपिटल आर नहीं पता है, वैसे मैक्सिमम करंट की बात कही गई है। तो बेटा जब मैक्सिमम करंट की बात करते हैं अर्थात अधिकतम धारा की बात करते हैं तो कैपिटल आर का मान हम कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। यानी हम लिखेंगे अधिकतम धारा के लिए, चलिए पहले सवाल बनाता हूँ फिर लिखता हूँ। आई बराबर ई का मान आपका 12 है और आर का मान 0 प्लस आर का स्मॉल आर है 0.4, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम करंट के लिए, मैं आई मैक्स लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। आई मैक्स यानी मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होता है, लिए कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है आपको? यानी अधिकतम धारा के लिए हम आर का मान कितना लेते हैं, वो कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आई मैक्स देखते हैं, आई मैक्स इज इक्वल टू, तो ये 12 है। अब देखिए 0.4 को 0 में ऐड करोगे तो 0.4 रहेगा और पॉइंट रहेगा जब 0 बढ़ाएगा स्टैंड, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और नीचे कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा। आयोग को समझ में आ रहा होगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 4 तिया 12 यानी 30, यानी आई मैक्स की वैल्यू जो आपकी आई है स्टैंड, आई मैक्स इज इक्वल टू है आपका बेटा 30 एम्पियर। कितना है? 30 एम्पियर, ठीक है स्टैंड। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। ये आपका एनसीईआरटी वाली बुक से ये आपका पहला सवाल था लेसन नंबर 4 का, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसमें आपको विद्युत वाहक बल का मान दिया था यानी ई का मान दिया था स्टैंड, ठीक है। और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर का मान भी आपको दे रखा था स्टैंड, ठीक है। और आई का मान आपसे पूछा था, हमने फार्मूला लगाया आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जहाँ आर क्या है बेटा? बाह्य प्रतिरोध है स्टैंड, ठीक है। और आर वाला स्मॉल आर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। अब हमने क्या करा, आई मैक्स यानी उन्होंने मैक्सिमम धारा पूछी तो मैक्स लगा दिया, ई का वैल्यू हमने ऐसे डाल दिया। इस आर की जगह हमने कितना लेकर 0, क्योंकि बेटा मैक्सिमम आई मैक्स यानी अधिकतम धारा के लिए आर का मान कितना होता है? 0 होता है, तो 0 हो जाएगा।
अब देखो 0.4 में आप शून्य को ऐड करोगे 0.4 रहेगा, यानी पॉइंट हटाकर आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 120 हो जाएगा, नीचे 4 से आपको 4 दिए 12 यानी आपका 30 आ जाएगा, यानी आई मैक्स आपका कितना आ गया बेटा 30 एम्पियर आ गया। आई होप क्वेश्चन में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, समझें। इसमें कहा गया 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी, यानी विद्युत वाहक वाला आपके फिर से दे रखा है, यानी दूसरा सवाल है इसका, ई बराबर दे रखा आपको बेटा 10 वोल्ट, कितना दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। फिर आपको दिया गया स्टैंड, इसमें आंतरिक प्रतिरोध रखा 3 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आर दिया आपको बेटा कितना दिया 3 ओम दिया है, ठीक है। फिर इसमें आपसे पूछा दिया गया आपको यदि परिपथ में धारा का मान आपको रखा है, देखिए 0.5 एम्पियर, आई का मान आपको ऑलरेडी दिया है 0.5 एम्पियर, ठीक है स्टैंड। अच्छा, फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो सेल का प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध का मान पूछा है, यानी स्मॉल आर तो ऑलरेडी दे रखा, बाह्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे। अच्छा, फिर आगे पूछा जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, टर्मिनल वोल्ट था, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, यानी इसमें आपसे पूछा गया बेटा कैपिटल आर का मान पूछा, और आपसे पूछा गया स्टैंड आपका टर्मिनल विभवांतर बी का मान पूछा गया। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं, देखिए मान। अब देखिए आर का मान पहले निकालें तो कैसे निकालें, है ना। तो आर का मान जो होता है वो आर ओम के नियम से जानते हैं, आई इक्वल टू कितना बी अपॉन आई। अब स्टैंड आपका बी तो नहीं है, तो वैल्यू कैसे आएगी, बात समझ में आ रही है आपको। यानी हम पहले बी का मान निकालेंगे, उसके बाद आर का मान निकालेंगे, ठीक है, तब जाके आपको सवाल थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। तो पहले बी का मान निकालूंगा तो सूत्र लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा यहाँ पे सूत्र, ठीक है। सूत्र होता है सेल के टर्मिनल विभवांतर V, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में जो रिलेशन होता है वो होता है, ये होता है स्टैंड B बराबर E माइनस आई आर। क्या होता है, B बराबर E माइनस आई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जो आपसे प्रूव करने में 3 नंबर में ये पूछा जाता है स्टैंड, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी वैल्यू में हम मान रखेंगे, रखते हैं, देखिए तो ये B बराबर ये हुआ। अब E का मान डालिए बेटा, E का मान कितना है 10, वेरी गुड, ठीक है, माइनस I का मान डालिए, I कितना है 0.5, स्मॉल r कितना है, स्मॉल r है बेटा 3, मल्टीप्लाई 3 में आ जाएगा, ठीक है स्टैंड। सॉल्व कर दीजिए, तो B बराबर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अच्छा, 5 या 15 यानी 1.5, ठीक है। सोल्व करिए, 10 में से 1.5 घटाइए, वेरी गुड, कितना बचा 8.5 वोल्ट, 8.5 वोल्ट, यानी बी का मान आपका बेटा ये आ चुका है। अब देखिए बेटा कि आपका बी का मान अगर आ गया, बी का मान आ चुका है, ठीक है, आई अपने पास है, ठीक है स्टैंड, तब आर का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको पहले सवाल को थोड़ा रफ करने जा रहा हूँ ताकि इसका अगला पार्ट में आपको समझा सकूँ, ठीक है। आई होप कि इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं देखो इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए, क्या समझ लीजिए। अब पुनः सूत्र लगाएंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्या कहता है ओम का नियम, ओम का नियम कहता है बेटा R इजिकल टू होता है B अपॉन आई, ठीक है। अच्छा, R इजिकल टू B का मान मुझे निकाल दो, कितना बेटा 8.5, और I का मान कितना बेटा, I का मान ये आएगा 0.5 स्टैंड, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो R स्टैंड आएगा आपका, R इजिकल टू हो जाएगा 85/5 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 बन जा 5, 3 बचेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी आ गया आपका 17 ओम, यानी ये आया आपका 17 ओम, ठीक है स्टैंड। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। याद रखें इसके अंदर 2 चीज़ें पूछी गई थी, एक तो टर्मिनल विभवांतर पूछा गया था, वो हमने इस फार्मूले से निकाला, फिर आपसे प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध का मान पूछा था, तो हमने ओम के नियम से निकाला, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू ऐसे पूछी गई थी, आपका आर भी आ चुका है, आपका बी भी आ चुका है। आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3, 3.4, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड आपके बार एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि स्टैंड कोरोना की वजह से आपके प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हटा दिया गया है, इसलिए इससे कोई न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा।
ठीक है। इससे आगे जो मैं आपको सवाल लूँगा 3.5 यानी 5वां सवाल है एनसीईआरटी बुक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अब देखते हैं उसको, ठीक है। अभी देखिए, अब इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं प्रूव करा चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए स्टूडेंट तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे। और अब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। और वो इससे थोड़ा कुछ अलग है डिस्टेंट, ठीक है। और है बहुत आसान और जो आपसे लगभग 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 यानी 3.5। क्या है सवाल, समझिए। कमरे के ताप यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, ठीक है, वो कितना 100 ओम है। यानी इसमें कमरे का ताप दे रखा है, यानी मान लीजिए यहाँ पर T1 दिया है, ठीक है। वो कितना दिया बेटा आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसका प्रतिरोध यानी आपको R1 का मान दिया है। R1 कितना दिया बेटा आपका 100 ओम। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई तापन अवयव है, जैसे आप हीटर जानते हैं, हीटर को भी तापन अवयव कहते हैं, है ना। तो ऐसी कोई प्रतिरोध है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई चालक है जिसका T1 ताप पर यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना बेटा 100 ओम है। यानी जब किसी चालक का प्रतिरोध कितना है, ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस अवस्था में इसका जो प्रतिरोध है वो कितना बेटा 100 ओम है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझाता हूँ। जब किसी चालक का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे चलते हैं। आगे इसमें कहा गया है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम यानी आपको R2 का मान दिया, यानी R2 आपको दिया है 117 ओम। कितना दिया स्टूडेंट 117 ओम। तो आपसे पूछा कि ये T2 का मान कितना होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको सवाल को बता रहा हूँ कि जब ताप आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तो प्रतिरोध 100 ओम था। फिर इसने कहा जब प्रतिरोध 117 ओम होगा तो उस अवस्था में ताप कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपको ताप गुणांक रखा है, ताप गुणांक को स्टूडेंट लिखते हैं हम अल्फा से। उसका मान आपको रखा है अल्फा बराबर, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा स्टूडेंट 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस, इन्वर्स लगा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसको समझिए, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। सूत्र होता है स्टूडेंट डेल्टा T बराबर, ये होता है R2 माइनस R1 और ये हो गया R1 इंटू अल्फा। ये फार्मूला है डिस्टेंट ये, और ये फार्मूला है बेटा मैं आपको जब मैंने ये लेसन की थ्योरी पढ़ाई थी तभी मैंने आपको समझाया था। जब मैंने पढ़ाया था कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके ताप पर किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये भी बताया था कि चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो वहाँ पे ये फार्मूला आपको मैंने प्रूव कराया था स्टूडेंट, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे 12th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब वैल्यू को पुट करता हूँ। अब देखिए डेल्टा T अपने पास नहीं, तो डेल्टा T होता है बेटा इन दोनों का डिफरेंस। डेल्टा T होता है इसका और इसका डिफरेंस, यानी मैं लिखता हूँ देखिए डेल्टा T को क्या लिखेंगे, डेल्टा T को लिखेंगे ये लिखेंगे बेटा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का बराबर है डेल्टा T के बराबर है, ठीक है। वैल्यू रखिए R2 कितना बेटा 117 ओम, 117 माइनस R1 कितना बेटा 100 ओम, ठीक है। R1 फिर से 100 ओम 100 इंटू अल्फा का मान आपको दे रखा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर समझिए इसको, T2 तो हमें निकालना है ऑलरेडी, तो T2 को तो स्टैंड हम ऐसे रहने देंगे। माइनस T1 का मान पता है, T1 कितना बेटा वेरी गुड 27 डिग्री सेल्सियस, कितना 27 डिग्री सेल्सियस बराबर। अब 117 से 100 घटाइए बेटा, कितने बचेंगे, वेरी गुड। देखिए ये बचेगा आपका बेटा 17 है, कितना बचेगा 17, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब आएगा ये क्या आपका 100। अब देखिए इसको 1 पॉइंट पहले आपको अच्छा समझिए 1.7 ये रहा, ठीक है। अब 10 की पावर को समझें, देखिए
ये देखिए 10 जब 100 होता है स्टूडेंट क्या होता है ये 100 जो होता है मैं अलग से बता देता हूँ कि 100 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 10 की घात 2 प्लस की 2, ठीक है, यानी कि प्लस की 2 घात है और ये माइनस की कितनी घात है बेटा 4 घात है। तो प्लस की 2 घात से जब माइनस की 4 घात है प्लस की 2 घात करेंगे तो माइनस की 2 घात बचेगी और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा आपकी प्लस की घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस की। बात को समझे, एक बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बात को समझो। देखिए मैंने ये कहा कि यहाँ पे 2 जीरो में तो 2 घातें खत्म कर दीजिए, 10 की घात तो माइनस का 2 बचेगी, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस की, क्योंकि ये बट ऐसे नीचे है, जो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। आते के पॉइंट हटाकर यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका T2 माइनस के 27 इज इक्वल टू, अब 17 से काट दो, 17 यानी 10 आ गया, ठीक है, यानी 170 हो गया था। तो आपके पास ये आया बेटा आपका 10 गुणा, और 10 की घात 2 का मतलब मैंने बताया था, 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है बेटा 100 होता है, 10 की घात 2 का मतलब 100, यानी यहाँ पे 100 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस हुआ T2 माइनस के 27 बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो T2 का मुझे मान निकालना है, तो ये T2 इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा मैं आगे से बढ़ा के लिख देता हूँ इसको, T2 का हो जाएगा 1000 उधर आके प्लस का हो जाएगा 27, तो यानी T2 बराबर आपका हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। आई होप को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट ये वो आपसे पूछा गया था और ये आपका एनसीईआरटी वाली बुक से 3.4 यानी ये 5वां सवाल है, जो परीक्षा की दृष्टि बेटा इस ऐसा कई सवाल 2 नंबर में पूछा भी गया स्टूडेंट, ठीक है। और आई होप को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, जब किसी चालक का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उस अवस्था में जो प्रतिरोध था वो 100 ओम था। फिर उसने कहा जब चालक का प्रतिरोध 117 ओम होगा तो उस अवस्था में ताप कितना होगा, अर्थात आपको T2 बताना है, जबकि ताप गुणांक का मान आपको दे रखा था स्टूडेंट, ठीक है। सूत्र लगाएंगे बेटा, आपका डेल्टा T बराबर होता है R2 माइनस R1 और R1 इंटू एल्फा, यानी ये कैसे उस केस में लगता है ये फार्मूला जब आपको 2 प्रतिरोध पते हो और कम से कम एक आपका टेम्परेचर पता हो, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमने डेल्टा T को क्या लिखते हैं बेटा T2 माइनस T1, डेल्टा T क्या होता है T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T है नहीं ना, तो डेल्टा T क्या होता है T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसी वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर है वो कितना है T2 1027 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ठीक है बेटा, और यही बेटा आपका क्या है आंसर है। तो इस चैप्टर से स्टूडेंट यही 3 न्यूमेरिकल्स ऐसे थे और अभी एक न्यूमेरिकल और आएगा, अभी मैं इसकी बात कराऊंगा, 1 या 2, ठीक है, जो परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इसकी वीडियो लेक्चर में बस मैं इतना ही स्टॉप करूंगा और आने वाली वीडियो में इसकी जो शेष न्यूमेरिकल परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिस्कस करूंगा। याद रखें बेटा कि एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादातर सवाल एनसीईआरटी बुक से बनाएं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके, ठीक है स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।